ब्लैक होल्स के बारे में आप जो कुछ भी जानते हो शायद वो सब कुछ गलत है। शायद सदी के सबसे जीनियस साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी गलत प्रूव हो चुकी है, क्योंकि न्यूजीलैंड के एक जीनियस मैथमेटिशियन डॉक्टर रोइकर, जिन्होंने 1963 में खुद ब्लैक होल्स को मैथमेटिकली डिस्क्राइब किया था, उन्होंने प्रूव कर दिया है कि ब्लैक होल्स की सिंगुलैरिटी यानी वो पॉइंट जहां पर उसका सारा मैस और ग्रेविटी कॉन्सेंट्रेटेड होता है वो एक्चुअली में एग्जिस्ट ही नहीं करता, जिस कॉन्सेप्ट में आइंस्टाइन बिलीव किया करते थे। अब इसका मतलब समझ रहे हो? किसी ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी ही एक्चुअल ब्लैक होल होता है। उसकी इंटेंस ग्रेविटी के जरिए ही इवेंट होराइजन क्रिएट होता है और ब्लैक होल्स चीज़ों को अपने अंदर सक करते हैं। सो जब सिंगुलैरिटी ही एग्जिस्ट नहीं करती तो क्या ब्लैक होल्स की एग्जिस्टेंस भी एक झूठ है? और अगर चलो हाइपोथेटिकली हम ये बात मान भी लेते हैं कि हाँ, ब्लैक होल्स का एग्जिस्टेंस एक झूठ है, तो साल 2019 में नासा ने जो ब्लैक होल की ये इमेज पब्लिश की थी, फिर वो क्या था? क्या ब्लैक होल्स अपने इवेंट होराइजन के साथ बिना सिंगुलैरिटी यानी बिना किसी ग्रेविटी के सोर्स के एग्जिस्ट भी कर सकता है, या फिर सिंगुलैरिटी के बदले इनमें कुछ और चीज़ होती है जो उनके इंटेंस ग्रेविटी को क्रिएट कर रही है? और अगर हाँ, तो ब्लैक होल्स के अंदर आखिर क्या छुपा हुआ है? टू फाइंड आउट हमें सबसे पहले इस पूरे गुत्थी के एकदम जड़ तक जाना होगा, विच इज़ आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जहाँ से ब्लैक होल्स, सिंगुलैरिटी, वार्म होल्स, डार्क मैटर, ये सारे कॉन्सेप्ट्स ओरिजिनेट हुए हैं। सो आई वुड हाईली सजेस्ट आप इस पार्ट को किसी भी हालत में स्किप नहीं करना, क्योंकि जिनको भी ऐसा लगता है कि वो ग्रेविटी और स्पेस टाइम फैब्रिक के बीच के रिलेशन को अच्छे से समझ चुके हैं, समझ लो 95% लोग गलत हैं। सो देखो, अब तक ना हमें जिस तरह से ग्रेविटी को विजुलाइज कराया गया है लाइक एक स्पेस टाइम है जिसमें कोई ऑब्जेक्ट रखने पर उस ऑब्जेक्ट के वेट की वजह से वो कर्व हो जाता है, ये विजुलाइजेशन ही सरासर गलत है। क्योंकि इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आएगा कि हम ग्रेविटी को एक्सप्लेन करने के लिए ग्रेविटी का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसीलिए ये मॉडल स्पेस टाइम कर्वेचर का एकदम एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है। असल में कर्वेचर की वजह से ग्रेविटी आती है, ग्रेविटी की वजह से कर्वेचर नहीं क्रिएट होता। एंड लेट मी एक्सप्लेन दिस। इमेजिन करो कि एक पानी से भरा हुआ बकेट है और इसके अंदर आप एक बॉल डालते हो। अब इससे क्या होगा? ऑब्वियसली वो बॉल पानी के अंदर जितनी जगह लेगा उतना ही पानी वो साइड में धकेल देगा। आर्शिमिडीज प्रिंसिपल, राइट? यही सेम चीज़ स्पेस टाइम के साथ भी होती है। अगर इस बॉल को मैंने स्पेस टाइम में रखा तो वहाँ पर वो जितनी जगह लेगा उतना ही स्पेस टाइम वो अपने साइड में धकेल देगा, और इससे इसके अगल बगल के स्पेस टाइम में कर्वेचर बनेगा। और साइंसदानों का कहना है इसी कर्वेचर से इस ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी पैदा होती है, क्योंकि इस मैसिव ग्रेविटी क्रिएट करने वाले ऑब्जेक्ट के अराउंड दूसरे ऑब्जेक्ट्स कर्व्ड पाथ्स में ट्रैवल करने लगते हैं, और सारे कर्व्ड पाथ्स इवेंचुअली उस मैसिव ऑब्जेक्ट के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अब अट्रैक्ट आखिर कैसे होते हैं? जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से हर एक ऑब्जेक्ट, आप, मैं, एक बॉल, सभी एक स्टेट ऑफ फ्री फॉल में होते हैं, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन मोशन। लेकिन जब एक मैसिव ऑब्जेक्ट स्पेस टाइम को कर्व कर देता है तो हम स्ट्रेट फ्री फॉल से कर्व्ड फ्री फॉल में आ जाते हैं, और बाद के कर्विनेस की वजह से हमारे फॉल का डायरेक्शन सेंटर ऑफ मैस की तरफ चला जाता है, जिससे अट्रैक्शन जैसा एक फील क्रिएट होता है, और इसे ही हम ग्रेविटी कहते हैं। अब इसी सेम कॉन्सेप्ट को हम एक और इजी इंटरप्रिटेशन से भी समझ सकते हैं, जो है जनरल रिलेटिविटी का रिवर मॉडल। मे बी ये एनोलॉजी आपको इजी लगे या फिर पहले वाली आप आजमा लो। सो जनरल रिलेटिविटी का रिवर मॉडल कहता है कि हमारे स्पेस टाइम में जब एक कर्वेचर बनता है तब उस गड्ढे में चीज़ें इसलिए नहीं गिरती क्योंकि वो चीज़ें उस गड्ढे में लुढ़क जाती हैं, बल्कि उस गड्ढे में इसलिए गिरती हैं क्योंकि उसके नीचे मौजूद स्पेस टाइम उन ऑब्जेक्ट्स को अपने साथ लेकर उसमें गिरने लगता है। बेसिकली जब भी स्पेस टाइम में कर्वेचर बनता है तब स्पेस टाइम किसी वाटरफॉल की तरह बिहेव करने लगता है, जो उस पर तैर रही चीज़ों को बहाकर कर्वेचर में गिराने लगता है। अब आपको भी ये पता होगा, इट्स प्रीटी मच अ कॉमन सेंस, हम किसी भी वाटरफॉल के एज की तरफ बढ़ने लगते हैं वैसे वैसे पानी का बहाव और तेज़ होने लगता है। सो ऐसे में अगर आप एक बोट में हो और आपको अपने आप को वाटरफॉल में गिरने से बचाना है, तो जैसे जैसे आप एज के नज़दीक पहुंचोगे आपको अपोजिट डायरेक्शन में बोट को उतने ही तेज़ी से एक्सेलरेट करना पड़ेगा। अगर आप किसी तरह से इसमें कामयाब हो गए तो टेक्निकली आप मूव कर रहे होगे इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, फिर भी आप पॉज से नज़र आओगे थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से। अब ब्लैक होल के कॉन्टेक्स्ट में
ये बिल्कुल वही पॉइंट होता है जहां पर बस एक छोटी सी गड़बड़ और खेल खत्म। क्योंकि आमतौर पर ब्लैक होल के कर्वेचर का जो एज होता है, यानी उसका इवेंट होराइजन, वहां पर स्पेस टाइम के बहाव की स्पीड लाइट स्पीड तक पहुंच जाती है, बिकॉज ऑफ विच यूनिवर्स की कोई भी चीज उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं जा सकती एक्सेप्ट जस्ट लाइट। सो अब समझे कि ब्लैक होल में सारी चीजें क्यों गिरती हैं। अब जानते हैं कि ये सब मैंने आपको क्यों बताया। देखो, ब्लैक होल के इवेंट होराइजन यानी उसके एज तक यहाँ पर सब कुछ सेंस बनाता है, लेकिन आपको भी पता है कि ब्लैक होल को ब्लैक होल कहते ही इसीलिए हैं क्योंकि इसमें से लाइट भी एस्केप करके नहीं जा सकती। अब ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब हम ये एज्यूम करें इवेंट होराइजन के पार स्पेस टाइम का बहाव लाइट स्पीड से भी ज़्यादा तेज़ हो जाता है, और सिर्फ स्पेस टाइम का ही नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र का। क्योंकि जो ऑब्जेक्ट या इवन लाइट रे ब्लैक होल के अंदर जाए वो लाइट स्पीड से वापस बाहर नहीं आ सकती। और यही तो सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। क्या कोई भी चीज़ इस यूनिवर्स में लाइट की स्पीड से ज़्यादा तेज़ ट्रैवल कर सकती है? ऑब्वियसली नहीं, राइट? और ये जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का खुद का कहना है। सो ऑल इन ऑल, जिस अजम्पशन की बेसिस पर GTR बनी हुई है, ब्लैक होल्स के अंदर वही अजम्पशन ब्रेक हो जाता है। और ऐसे में ब्लैक होल्स के कॉन्टेक्स्ट में अगर हमने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अप्लाई कर लिया तो हमें वियर्ड रिजल्ट्स मिलने लगते हैं। और इसी पॉइंट को सभी साइंसदानों ने नाम दिया सिंगुलैरिटी। बट इन साइंसदानों के इस ग्रुप में एक फिजिशिस्ट ऐसे थे जो सिंगुलैरिटी के कॉन्सेप्ट से बिल्कुल भी एग्री नहीं थे। इनको इस कॉन्सेप्ट में एक मेजर फ्लॉ नज़र आ रहा था। इनके अकॉर्डिंग ये सिंगुलैरिटी का कॉन्सेप्ट जिस अजम्पशन के बेसिस पर बना है कि सभी ब्लैक होल्स स्टेशनरी होते हैं, वो अजम्पशन ही सरासर गलत है। क्योंकि कोई ब्लैक होल कैसे बनता है? जब एक मैसिव सा स्टार फटता है तब, राइट? और फिजिक्स का एक काफ़ी बेसिक लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जिसके मुताबिक कोई भी रोटेटिंग बॉडी तब तक रोटेट करती रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता या तो उससे कोई ऑब्जेक्ट कोलाइड नहीं करता। अब इस लॉ के हिसाब से ब्लैक होल भी तो रोटेट करना चाहिए, और यही वो वजह है जिसने रॉय के मन में एक डाउट पैदा कर दिया, जिसकी जड़ तक जाते जाते ही रियलाइज्ड कि सिंगुलैरिटी असल में एग्जिस्ट ही नहीं करनी चाहिए। देखो, हमें अब तक बताया गया है कि सिंगुलैरिटी तभी बनती है जब ब्लैक होल स्टेशनरी होता है और सिर्फ इसका इवेंट होराइजन घूमते रहता है, जिसकी वजह से इसमें चीज़ें कुछ इस तरह से गिरती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ब्लैक होल के इवेंट होराइजन में जाने वाली सभी चीज़ें वहाँ पर एक ही पॉइंट पर गिर रही हैं, और इसीलिए इस पॉइंट पर ग्रेविटी का दबाव इनफाइनाइट हो जाता है, एंड एग्जैक्टली बिकॉज ऑफ विच इसे साइंटिस्ट सिंगुलैरिटी कहते हैं। अब यहाँ तक तो सब कुछ पानी की तरह क्लियर है कि कैसे स्टिल रहने वाले ब्लैक होल में सिंगुलैरिटीज़ बनती हैं। पर जैसे कि हमने जाना कि ब्लैक होल्स तो स्टेशनरी नहीं होते, वो तो रोटेट करते हैं, जिसकी वजह से इसमें पॉइंट सिंगुलैरिटी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। क्योंकि अगर कोई ब्लैक होल घूम रहा है तो उसके घूमने की वजह से इवेंट होराइजन को पार करने वाली चीज़ें ऐसे इसके इर्द गिर्द गोल घूमते घूमते सेंटर की तरफ बढ़ेंगी। यानी कि ब्लैक होल के अंधेरे से भरी गहराइयों में इन चीज़ों का मोशन मौत के कुएं में घूम रहे बाइक्स जैसा होगा। जैसे मौत के कुएं में तेज़ी से घूमने की वजह से बाइक्स नीचे नहीं गिरती हैं, वैसे ही यहाँ पर भी तेज़ी से घूमने की वजह से चीज़ें सीधे ब्लैक होल के अंदर किसी पॉइंट पर नहीं गिरेंगी, बल्कि बस रिंग के मोशन में घूमती ही चली जाएंगी, हमेशा हमेशा के लिए। दिस मीन्स कि सारा मैस किसी सेंटर पॉइंट पर नहीं बल्कि एक रिंग के मोशन पर कॉन्सेंट्रेट होगा। इन शॉर्ट, कहने का मतलब यह है कि सिंगुलैरिटी एक पॉइंट के रूप में नहीं बल्कि एक रिंग के मोशन के रूप में एग्जिस्ट करती है। और इस आर्गूमेंट से करने सिंपली ब्लैक होल्स घूमते हैं, इस सिंपल फैक्ट के बेसिस पर आइंस्टाइन की थ्योरी को गलत साबित कर दिया। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि करके इस एक्सप्लेनेशन के बाद क्या आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी का इस्तेमाल करके हमने जितने भी डिस्कवरीज किए हैं उन सभी के कैलकुलेशंस यूजलेस साबित हो जाएंगी? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारा GPS सिस्टम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंसेस की वजह से जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के फेमस टाइम डायलेशन प्रिंसिपल पर डिपेंड करता है। हमारे GPS सैटेलाइट्स ज़मीन की सतह से लगभग 20,000 किलोमीटर ऊपर मंडलाते रहते हैं, और इनके इतने दूर होने की वजह से उन पर ज़मीन के सरफेस के मुकाबले ग्रेविटी का असर कम पड़ता है। अब ऐसे में इन GPS सैटेलाइट्स में जो क्लॉक्स लगे हुए हैं वो हमेशा ज़मीन पर मौजूद घड़ियों के कंपैरिजन में तेज़ चलते हैं,
और इसी के सोल्यूशन में सभी जीपीएस सैटेलाइट्स के क्लॉक्स की स्पीड कम की जाती है रिलेटिविटी के कैलकुलेशंस को यूज़ करके, ताकि वो ज़मीन के टाइम से एग्जैक्ट मैच करे। और अगर ऐसा नहीं किया गया तो हम शाम को रास्ते पे निकलेंगे और हमें सुबह के ट्रैफिक का डाटा मिलेगा, बट ऐसा नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम वो लिटरली लास्ट मिनट तक एक्यूरेट होता है। यानी कि इसका मतलब हमारी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के करंट अंडरस्टैंडिंग में अब भी काफ़ी ज़्यादा वजन है। सिर्फ आइंस्टाइन की थ्योरी जो चीज़ प्रिडिक्ट नहीं कर पा रही थी, जैसे सिंगुलैरिटी के अंदर क्या है और बिग बैंग से पहले क्या था, यहीं पर वो थ्योरी अटकती थी। सो शायद ये नया रिंग वाला सिंगुलैरिटी का कॉन्सेप्ट बस ओरिजिनल जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में एक एडिशन है, एक अपग्रेडेशन है। कि अब तक रॉकेट लॉन्चिंग के लिए हम न्यूटन की ग्रेविटी इस्तेमाल कर रहे थे, फिर ग्रेविटेशनल लेंसिंग से दूर के ऑब्जेक्ट्स देखने के लिए हम आइंस्टाइन की जीटीआर पर हैं, और अब तक ब्लैक होल के अंदर की चीज़ें समझने के लिए जो थ्योरी मिसिंग थी उसकी जगह शायद ले ली है रॉयकर की इस थ्योरी ने। अब ग्रेविटी को लेकर जो समझना सिर्फ बाकी रह गया है वो है सिर्फ क्वांटम ग्रेविटी और इसके ट्रू नेचर को। वेल वी डोंट नो व्हाट्स इनसाइड सिंगुलैरिटी। आफ्टर ऑल वहाँ पर मौजूद पार्टिकल्स क्वांटम इफेक्ट्स दिखाना शुरू करते हैं। इतने छोटे पार्टिकल्स होंगे सिंगुलैरिटी के अंदर। ऐसे में सिंगुलैरिटी को पूरी तरह से समझने के लिए एक ऐसी थ्योरी का होना ज़रूरी है जो क्वांटम लेवल पर ग्रेविटी के इफेक्ट्स को भी समझ सकें। लेकिन अब तक साइंटिफिक कम्युनिटी का ये वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल प्रॉब्लम रहा है, जो है क्वांटम मैकेनिक्स और ग्रेविटी, इन दोनों फंडामेंटल थ्योरीज को जोड़ सक पाना। और शायद यही वो वजह है कि जब बात आती है सिंगुलैरिटी और क्वांटम ग्रेविटी की, तो हमें यह एहसास होता है कि शायद हमारे मौजूदा थ्योरीज काफ़ी नहीं हैं। क्योंकि अगर स्पेस और टाइम खुद ब्लैक होल के अंदर अपनी शक्ल बदलते हैं, तो फिर हो सकता है वो इजाफी डायमेंशंस जिनका हमने सिर्फ मैथमेटिकल जिक्र सुना है वहाँ हकीकत में एग्जिस्ट करती हों। क्या ये एक्स्ट्रा डायमेंशन वाकई कायनात के उन राजों को खोल सकते हैं जो आज तक इंसानियत की समझ से बाहर हैं, या फिर क्या ये महज एक इल्यूजन है जो हमारे फिजिक्स के मॉडल्स ने बनाया है? अगर तुम ये सब जानना चाहते हो तो इस वीडियो पर अभी क्लिक करो और ख़ुद देखो कि हम कितनी लेयर्स में जी रहे हैं। क्योंकि अगर ब्लैक होल्स हैं दरवाजे, तो डायमेंशंस हैं उन दरवाज़ों के पीछे की दुनिया। क्लिक नाउ एंड डाइव इनटू द रियल शेप ऑफ रियलिटी। अगर आपको हमारी मालूमाती वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि हमारी आने वाली हर नई मालूमाती वीडियो आप तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।